हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का ईएमआई के लेक्चर नंबर 10 में। बेटा हम लोगों ने लास्ट क्लास तक जो बात करी थी वो करी थी एक रोड की जो कि रोटेटिंग थी। उसके बाद हम लोग उस रोड को किसी रेल्स के ऊपर रख के उसको घुमा रहे थे। याद है मैंने एक रिंग बनाई थी ऑरेंज कलर की, उसके ऊपर नीले कलर की रोड को घुमाया था। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर ये सब बातें करी थी। आज के लेक्चर में मैं आपको और भी नई नई चीज़ें सिखाने वाला हूँ। पहले मैं आपको एक बहुत छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट भी है, एनसीईआरटी में भी है और इसके ऊपर क्वेश्चन आ भी जाते हैं। तो उसका नाम है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसको हम लोग बोल देते हैं नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी क्या होती है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना, पर इसकी थोड़ी थोड़ी बहुत नॉलेज हमें दी गई है, थोड़ी बहुत जानकारी दी गई है, उसी को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम एक मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, ठीक है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हमने किसी चार्ज को रख दिया, ठीक है, और इस मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैं वेरी कर रहा हूं, या तो बढ़ा रहा हूं या घटा रहा हूं, है ना। तो अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मान लीजिए चार्ज नहीं रखा, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, एक वायर रख दिया। क्या रख दिया? वायर रख दिया, जो कि एक कंडक्टिंग वायर था, ठीक है। तो हम लोगों ने कंडक्टिंग वायर को इसके अंदर रखा। हम जानते हैं कि भैया कंडक्टिंग वायर में करंट इंड्यूस हो जाएगा। हम ये भी जानते हैं कि जो भैया करंट होता है उसके अंदर चार्ज दौड़ते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे चार्ज घूमे इस प्रकार से। फिर हम लोगों ने क्या करा, थोड़ा और दिमाग लगाया और उसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो कंटिन्यूसली मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रही थी, पहले मैं मैग्नेटिक फील्ड बनाऊंगा, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा। उसमें हम लोगों ने एक चार्ज को रख दिया। जब हम लोगों ने एक चार्ज को रखा तो मजे की बात क्या है कि वो चार्ज भी उसी प्रकार से चला, दौड़ा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर हम चेंज कर रहे हैं तो चार्ज भी उसी प्रकार से दौड़ा जैसा वो करंट के मतलब वायर के अंदर दौड़ता। सिंपल अगर अपन ने चार्ज भी रखा तो फिर बहुत सोचा गया कि यार यहाँ पे था क्या, कौन सा फोर्स था यहाँ पर। तो दिमाग में आया कि यार यहाँ पे एक फोर्स था जिसका नाम था मैग्नेटिक फोर्स। हाँ भाई, लेकिन याद आया कि भाई अगर 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 हम लोगों ने एक चार्ज को रखा है तो मैग्नेटिक फोर्स तो उसको एक्सेलरेट कर ही नहीं सकता। क्यों? मैग्नेटिक फोर्स तो वर्क डन जीरो करता है, तो उसके कारण तो कोई काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ ही नहीं सकता। अबे सही है ना। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स तो एक रेस्ट वाले चार्ज को स्पीड दे ही नहीं सकता। तो यार फिर भी ये तो चला यहाँ पे, और इवन ये तो चल पड़ा मतलब रेस्ट से। तो यार दिमाग खराब हो गया यार, इसका मतलब यहाँ कुछ ना कुछ और फोर्स लग रहा था। फिर काफ़ी ऑब्जर्व करने के बाद समझ में आया कि ये जो फोर्स था ये एक्चुअली टेंजेंशियल लग रहा था इस पाथ के। समझ रहे हो? टेंजेंशियल लग रहा था। अरे यार फोर्स टेंजेंशियल लग रहा है, इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज और भी देखी गई तो हल्की फुल्की इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी आई। हल्की फुल्की, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी आई। जैसे मान लीजिए कि हम लोग लिखते हैं कि ई डॉट डी एल। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं क्लोज लूप की बात करूं, अगर मैं क्लोज लूप की बात करूं, मैं लिख देता हूं यहां पे फॉर ए क्लोज लूप, ई डॉट डी एल जो आएगा ना वो कितना हो जाएगा क्लोज लूप के लिए? 0। ये हमने कहां पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। अब भाई ये तो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो रहा है, अगर मैं यहां पे बात करता हूं फॉर ए क्लोज लूप, तो इसका जो ई डॉट डीएल आता है तो बेटा ये नॉन जीरो आ रहा है। हाँ भाई, इसका मतलब एक प्रॉपर्टी तो ये डिफर कर गई जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसको नहीं प्रूव करती थी। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी है बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप में 0 होती है, बट ये 0 नहीं हो रही है। अबे आ रही है बात समझ में? तो बेसिकली ई डॉट डी एल होती क्या है? ई डॉट डी एल जो होता है वो होता क्या है? वो होता है माइनस, क्या होता है? पोटेंशियल होता है भैया, चेंज इन पोटेंशियल। तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं ये
अबे सही है ना। तो बेसिकली इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर अगर मैं ऐसा लगा दूं तो कुछ ऐसा आएगा यहाँ पे। अबे सही है, तो ये इसके बराबर आएगी। तो मतलब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो ई डॉट डी एल है पर्टिकुलर इस केस के लिए वो किसके बराबर आ रही है, डी फाई बाई डी टी। ये क्लोज लूप की बात हो रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया, ई डॉट डी एल बराबर डी फाई बाई डी टी। अब सही है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आ गया है इस केस के लिए यहाँ पे। ये हमें समझ में आया कि भैया जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी ये अपनी नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, इसका नाम भी ऐसा ही रखा गया, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। वो कौन सी होती थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लोज लूप में जीरो होती थी, ये क्लोज लूप में जीरो नहीं है। ये सब चीज़ें यहाँ पे हम लोगों ने समझी। उसके बाद फिर हम लोग इसके ऊपर एक और चीज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो पहले देखिए ध्यान से, हमने क्या करा, एक रीजन लिया है, इसका नाम मैं आपको बता देता हूं। इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं यूनिफॉर्म। ये नाम मैं इसलिए बता रहा हूं, कई बार क्वेश्चंस वगैरह में पूछ लिया जाता है। यूनिफॉर्म सिमेट्रिक सिलेंड्रिकल रीजन, इस तरह का नाम आता है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर एक देखो एक्चुअली क्या है ना कि इनफाइनाइट सिलेंडर है, बहुत बड़ा सिलेंडर है, मतलब इनफाइनाइट तक आगे जा रहा है, इनफाइनाइट तक पीछे जा रहा है ना, ऐसे सिलेंडर है भैया। उसके अंदर हम लोगों ने क्या करा है, इनफाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड ले ली अंदर की तरफ, ऐसे ऐसे ऐसे, आ रही मेरी बात समझ में। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड थी इसके अंदर, भरी पड़ी थी मैग्नेटिक फील्ड, कोई दिक्कत नहीं थी। तो भैया हम लोगों ने क्या करा कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि एक चार्ज रखा है ई, अब वो चार्ज जैसे दौड़ा किसी गोलाई में, उसका रेडियस कुछ आर होगा। अब सही है ना, किसी सर्कल में दौड़ा तो उसका रेडियस आर हो जाएगा। अब मैंने क्या करा, यही वहां पर यूज किया, तो मैं लिख दूंगा ई डॉट डी एल बराबर डी फाई बाई डी टी। अब सही है ना, पक्का ना। तो भाई साहब ई डॉट डी एल, ई कितना है, ई तो ई ही रहेगा, डीएल किसके बराबर आएगा, डीएल हो जाएगा 2 पाई आर के बराबर इस पर्टिकुलर केस के लिए। उसके बाद डी फाई हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमने लिख ली डीबी बाई डी टी, ठीक है। तो यहां से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो इसकी वैल्यू आएगी इस नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये इस पर्टिकुलर केस के लिए कितनी आएगी, आर बाई टू डीबी बाय डी टी। ये हमें इसकी वैल्यू मिल चुकी है। वह नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आर बाई टू डीबी बाई डी टी। इसको सिंपल भाषा में कहूँ तो इट इज़ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वैल्यू जो है वो आर बाई टू डी बी बाई डी टी के बराबर है। ये मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने पर आती है। आई मेरी बात समझ में, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर है तो फिर अपने को इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लिख सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ से इस प्रकार से हम लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं सिर्फ एक पर्टिकुलर केस के लिए। और भी कहीं केस की निकलती है पर वो हमारे काम की नहीं है। हम लोगों के लिए, हम लोगों के सिलेबस तक सिर्फ यही बात की गई है। हम लोगों ने एक सिमेट्रिक सिलेंड्रिकल रीजन लिया है, उसके अंदर अगर हम लोगों को इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो किसी भी दूरी आर पर सेंटर से, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर बाई टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू टाइम। गेटिंग माई पॉइंट। तो बेटा इसको पूरे को नोट डाउन आपको करना है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। हाँ भाई, तो इसके ऊपर मैं आपको बढ़िया बढ़िया सवाल बताता हूँ। सवाल देखिए, तो मान लीजिए कि हम लोगों ने क्या करा है, एक यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल और सिमेट्रिक सिलेंड्रिकल रीजन लिया है। सिंपल तेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, तेरे लिए इसकी बिना सोचना है कि एक इनफाइनाइट सिलेंड्रिकल रीजन है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन से भरी हुई है। अबे आ रही ना बात समझ में, पक्का ना। तो अपने को तो वही देखना, उसका क्रॉस सेक्शन तोड़ा अपन ने, सामने से देखा, शानदार जबरदस्त मजा आ रहा था। उसी के साथ अपन ने क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड डाल दी उसके अंदर। लो भैया, इतनी बढ़िया मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर रख दी गई है ना, बहुत ही प्यारी सी।
उसके बाद सवाल में क्या पूछा गया है, जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है, वो हमें दे रखा है 2t² के हिसाब से वेरी कर रही है मैग्नेटिक फील्ड। गेटिंग माय पॉइंट? तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 2t² के हिसाब से वेरी कर रही है। अब सेंटर से r दूरी पर, r क्या है, चार्ज q रखा हुआ है मास m का। पूछा गया है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज q एट t बराबर 0। मतलब वो इनिशियल कंडीशन में हमें बताना है कि इस पर, मतलब t जब एकदम शुरू जब हुआ था समय, उस टाइम पर इस पर कितना एक्सेलरेशन आएगा और उसके बाद किस रेट से, मतलब किस उसका टाइम के साथ क्या रिलेशन होगा एक्सेलरेशन का। जल्दी से बताना है इसके अंदर आप लोगों को, फटाफट से आप लोग बताइए जल्दी से, फास्ट। हाँ जी, तो अब मेरी बात सुनिए आप ध्यान से। मैं कहूँ कि भैया जो फोर्स लगेगा वो लगेगा Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। सही बात है? हाँ भाई, Q कितना है, गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, R/2, बहुत बढ़िया, इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। अबे सही है ना, दे रखी, इसमें क्या सोचना है, पागल हो क्या बड़े बड़े सोच रहे हो इसके अंदर। तो भैया ऐसे क्या आएगा, दिस इज वॉट, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, अपनी अलग प्रकार की इलेक्ट्रिक फील्ड जो आज ही पैदा हुई है। क्यू, इससे पहले तो सुनी भी नहीं होगी, सुनिए तो बहुत अच्छी बात है। Q इंटू R/2 dV/dt कितना आता है, B बराबर 2t²। तो भैया डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, वॉट इज dV/dt, आता है ना डिफ्रेंशिएशन तो काइनेमेटिक्स में, उससे काइनेमेटिक्स से पहले पढ़ा होता है अपन नर्चर में। तो भैया डिफ्रेंशिएट कीजिए इसको, कितना आएगा 4t, उठा के यहाँ डाल दीजिए इसको, तो आएगा रिजल्ट 4t। तो जो फोर्स आएगा वो आएगा Q इंटू, और काट डालिए इसको, जो कट सकता है, जो फोर्स आएगा वो आएगा 2QR t बराबर F। अबे आ रही है बात समझ में? एक्सेलरेशन जो आएगा वो आएगा, इसके मास से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो आएगा QRT डिवाइडेड बाय M। मजा आ गया, शाबाश, एक्सेलरेशन टाइम के साथ आया। t बराबर 0 पर एक्सेलरेशन 0 होगा। मैं कहूंगा कि ये t बराबर 0, एक्सेलरेशन इज 0। हाँ सही है ना। और किसी भी t समय पर, t बराबर t समय पर जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 2QR t डिवाइडेड बाय m। अब सही है, पक्का ना? तो इस प्रकार के सवाल इसमें बन जाते हैं जो हम लोग कर सकते हैं, कोई बहुत खतरनाक चीज़ नहीं है जिसको देख के हम लोगों को डर लगे। बस ये है कि हमें तो ये रटना है, हमें क्या रटना है, R/2 dV/dt, क्योंकि हम लोगों को हमेशा सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक रीजन की ही बात करेंगे। कई बार बोला होगा, कई बार नहीं बोला होगा, हमें समझ जाना है कि इसके अलावा वो कुछ नहीं बोल सकते। तो आपको तो बस इस पे याद रखना है क्या करना है क्या नहीं करना। सही बात है? तो बेटा इसको नोट डाउन कीजिए, उसके साथ ही मैं आपको एक नया सवाल देता हूँ, तो आप वो भी लिख लीजिएगा, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी, तो अब मेरी बात ध्यान समझिए आप लोग। जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे एक सवाल और देता हूँ, एक सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक रीजन है, बड़ा सा शानदार सा, उसमें क्या करा है अपन ने, मैग्नेटिक फील्ड डाल दी। सब में डालते हैं सर, कौन सी बड़ी बात है। हाँ भाई, सब में मैग्नेटिक फील्ड डाल देते हैं अपन, बहुत ही बढ़िया बात है ना। मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर रख दिया हम लोगों ने। अब क्या कर रहे हैं हम लोग कि भैया इसके अंदर एक रिंग रखी, रिंग बनाई, बिल्कुल सिमेट्रिकली रिंग रखी है, दिखने में सिमेट्रिकल नहीं लग रही, पर वो रखी सिमेट्रिकल है। देख के घबराना मत कि ऐसी कैसी बना दी, नहीं बनानी आती मेरे को, ठीक है। तो रिंग बना दी हम लोगों ने यहाँ पे। अब मैं क्या बात कर रहा हूँ, इसका जो रेडियस है रिंग का वो है R, इसमें जो चार्ज है वो है Q। रेडियस R है, चार्ज Q है, बहुत बढ़िया। किस पे चार्ज Q है सर, रिंग पर। एक काम कर, पूरे चार्ज ले ले Q। टोटल चार्ज जो था वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था ऑन रिंग। मैं कह सकता हूं इट इज व्हाट, यूनिफॉर्मली
डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज था रिंग के ऊपर, और वो भी मास कितना था रिंग का, मास ऑफ रिंग भाई साहब वो दे रखा था अपने को m, रिंग का मास m दे रखा था। बहुत ही बढ़िया, शानदार, मजा आ गया। पूछा गया है, जैसे ही इसको रखा अंदर हम लोगों ने, भाई साहब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो दे रखी है 2T, 2 × T। पूछा क्या है, बड़ा शानदार चीज पूछी है, पूछा है कि फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रिंग। आपसे पूछा गया है कि एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा रिंग का। अगर रिंग को मैंने ऐसे रख दिया तो क्या वो घूमेगी, अगर घूमेगी तो कितनी स्पीड से घूमेगी। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है रिंग पर, और चार्ज कितना है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है Q, और मास कितना है m है। बेटा उसको उठा के यहाँ अपन ने कहाँ रख दिया, एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है जिसकी वैल्यू है 2T। इसका मतलब वो समय के साथ बदल रही है, किस रेट से बदल रही है वो आपको सोचना है, और यहाँ पे आपको फिर अल्फा निकालना है। अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रिंग। जल्दी से ट्राई कीजिए, फास्ट। हाँ जी, अब मेरी बात ध्यान समझिएगा भैया, है ना। हम लोगों ने ऐसे रिंग ली है, मैं क्या करने वाला हूँ जरा ध्यान से देखिए, देखिए दिल थाम के बैठ जाइए, ये घूमेगा। हम लोगों ने क्या करा, यहाँ से एक छोटा सा पार्ट काट लिया और इसकी वैल्यू ले ली DQ। ऑब्वियस बात है, छोटे से चार्ज की वैल्यू क्या होती है, DQ ही होती है। सही बात है भैया। अब होगा क्या ना कि भैया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरी कर रही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होएगी, और कितनी होएगी, वो होएगी E, दैट इज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। उस E की जो वैल्यू आएगी वो आएगी R/2 dB/dt। अब सही है बेटा, R/2 R कितना है, R ही है साहब, dB/dt कितना है साहब, डिफरेंशिएशन ऑफ 2T, वो आएगा ओनली 2। सही है, 2 से भी 2 काट डालिए, E आएगा ओनली R के बराबर। अब सही है ना, E R के बराबर आ रहा है इस केस में। अब भैया यहां से हमें ये चीज समझ में आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ चुकी है, तो जो फोर्स आएगा छोटा सा इस चार्ज के ऊपर वो आएगा DQ × E के बराबर। अबे सही है, पक्का ना, अबे आ रहा है ना भैया। उसके बाद यहां मैं टॉर्क की बात करूं उस छोटे से चार्ज पे, तो वो आएगा DQ × दिस इज द फोर्स, दिस इज द R, टॉर्क। टॉर्क क्या हो जाएगा, फोर्स × दूरी R। अबे तो पता होगा ना टॉर्क क्या होता है, R × F। तो भैया इसको सोल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा DQ × R², क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी R के ही बराबर आ रही थी, वो मैग्नीट्यूड वाइज बराबर आ रही थी। ऐसा नहीं है कि हमेशा बराबर होती है, वो मैग्नीट्यूड वाइज यहाँ पे बराबर आ गई, है ना। हम चाहे सवाल चेंज भी कर सकते हैं, अगर तुम कहो तो। मैं चलो चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा इसको अलग कर देता हूँ, इसको 2T² कर लेते हैं। तो बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 4T हो जाएगी। तो एक काम थोड़ा अलग कर देते हैं, इसको हटके बनाते हैं। हाँ, R/2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखो इस जगह 4T हो जाएगा। अब सही है ना, पक्का ना। बेटा काट डालो इसको 2 से 2 को, तो कितना बचेगा यहाँ पे 2RT, थोड़ा अलग दिखे मतलब, है ना, 2RT। अब मैंने क्या करा यहाँ पे DQ × E रखा, तो E किसके बराबर आएगा, 2RT मल्टीप्लाई बाई किससे करूंगा, R से करूंगा टॉर्क के लिए। तो R × R क्या हो जाएगा, R² हो जाएगा। तो ये आ चुका है टॉर्क। गेटिंग माई पॉइंट बेटा। अगर मुझे पूरा टॉर्क निकालना पड़ेगा रिंग पे, तो पूरे चार्ज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो पूरा टॉर्क आएगा वो आएगा Q × 2R² × T। सही बात है, ये आ चुका है टॉर्क। अब बात अगर टॉर्क आ गया ना, तो टॉर्क क्या करता है, टॉर्क बराबर क्या होता है, I α। अबे सही है ना, पक्का ना भैया।
टॉर्क बराबर क्या होता है, आई अल्फा। आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रिंग। तो टॉर्क पे ही डिपेंड करती है और टॉर्क की वैल्यू आ रही है Q इंटू 2 इंटू आर स्क्वायर इंटू टी बराबर mr स्क्वायर बाय 2, ये r भी स्मॉल ही है, mr स्क्वायर बाय 2, सॉरी रिंग का तो ओनली mr स्क्वायर होता है, डिस्क का लिख दिया मैंने गलती से बेटा, ओनली mr स्क्वायर इंटू अल्फा। यहाँ से r स्क्वायर से r स्क्वायर पूरा काट डालिए, जो बचेगा वो आएगा 2qt डिवाइडेड बाय m। आई मेरी बात समझ में? क्या आएगा, जगह थोड़ी कम पड़ गई यहाँ पे हम लोगों के पास में, 2q r स्क्वायर टी बराबर m r स्क्वायर अल्फा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू आएगी 2qt डिवाइडेड बाय m। अब सही है ना, चेक कर लेना एक बार, कोई गलती तो नहीं हो रही यहाँ पे, वैसे हम लोगों ने सब कुछ सही लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा यहाँ पे इस प्रकार से आती है, रिंग के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो mr स्क्वायर होता है। कैसे घूम रही है ये, इसी प्लेन में इसी प्रकार से घूमेगी। आई मेरी बात समझ में? इसी प्रकार से ये घूम रही है, तो आप इसको नोट डाउन। अब मैं आपको डायरेक्शन के बारे में बात करना भूल गया यहाँ पे, ये डायरेक्शन कैसे आती है इसकी, तो एक बार आप एक काम करके नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं जल्दी से, ठीक है। हाँ भाई, डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। याद कर, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है और बढ़ रही है। तो याद कर, अगर मान ले यहाँ पे मैं कंडक्टिंग रिंग रखता मैं, है ना, कोई भी, उसमें करंट कैसे दौड़ता भाई, अंदर मैग्नेटिक फील्ड है और अगर वो इंक्रीज कर रही है तो वो अंदर की तरफ इंक्रीज करना उसको पसंद नहीं होगा, तो क्या बोलेगा कि वो कुछ ऐसे करंट प्रोड्यूस करेगा अंदर कि वो अंदर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो, सॉरी नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड यार, मैग्नेटिक फील्ड है ना, अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड थी अगर वो बढ़ रही है, मतलब फ्लक्स अगर बढ़ रहा है अंदर की तरफ, तो करंट कुछ ऐसे इंड्यूस होएगा कि वो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स को नहीं बढ़ने देगा या नहीं बढ़ने देने की पूरी कोशिश करेगा। तो वो कुछ ऐसे आएगा कि बाहर की तरफ उसकी वजह से फ्लक्स आए। सही बात है, बाहर की मतलब चार्ज उसमें ऐसे दौड़ेंगे। अब चार्ज ऐसे दौड़ेंगे मतलब चार्ज से फोर्स ऐसे लगेगा, तो यहाँ बेटा चार्ज से फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, मतलब ऐसे ही घूमेगा। आई मेरी बात समझ में? अगर मैं इस पर्टिकुलर केस की बात करूं, इसमें भी अंदर की तरफ बढ़ रहा है, इसमें भी चार्ज ऐसे ही दौड़ेगा, ऐसे 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 ऐसे। गेटिंग माय पॉइंट? तो डायरेक्शन वही करंट के हिसाब से लेते हैं, जहां पे करंट दौड़ता है उस डायरेक्शन में यहाँ पे चार्ज दौड़ते हैं, बाकी और कोई चेंजेस नहीं है। बाकी r/2 dv/dt होता है, ये आपको पता समझ में आ ही गया है। ये मैंने इसके ऊपर 2 सवाल करा दिए हैं, बढ़िया बढ़िया, आप फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई, तो अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने अभी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बातें करी, उसके ऊपर कुछ सवाल भी करें। अब मैं आपको एक और नई चीज सिखाऊंगा, इसका नाम है सेल्फ इंडक्टेंस। है ना, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा टर्म है, अभी मैं समझाता हूं आपको। देखो सुनना, जैसे मान लीजिए कोई कोइल है, इस कोइल के अंदर जब हम लोग को करंट दौड़ता है इस कोइल के अंदर, तो ऑब्वियस बात है उस करंट के कारण यहाँ पे अंदर मैग्नेटिक फील्ड आएगी। भाई ऐसे करंट दौड़ा तो बाहर की तरफ आएगी मैग्नेटिक फील्ड, हाँ भाई। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इससे पास करेंगी, हाँ भाई। अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से पास करेगा तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो फ्लक्स एरिया है इसको पास कर रहा है क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, तो ऑब्वियस बात है फ्लक्स यहाँ पे आया। अब जैसे मान लीजिए करंट चेंज हो रहा है, अगर करंट चेंज होगा तो जो फ्लक्स पास कर रहा है वो भी चेंज करेगा। अगर वो फ्लक्स चेंज करेगा तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि कुछ करंट इंड्यूस होता है। तो बेसिकली सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर अपन क्या बात करेंगे कि किसी कॉइल के अंदर अगर करंट चेंज हो रहा है, मतलब किसी कॉइल के अंदर अगर खुद में ही करंट चेंज हो रहा है, उसके कारण उसका खुद का फ्लक्स जो चेंज करेगा, उसके फ्लक्स के चेंज करने के कारण वहां पर एक नया करंट इंड्यूस होगा।
और इस प्रॉपर्टी को जो बोलते हैं मतलब खुद में ही चेंज होने के कारण, खुद के करंट के चेंज होने के कारण खुद का जो फ्लक्स चेंज होता है और फ्लक्स के चेंज होने के कारण जो उसमें नया करंट इंड्यूस होता है या नया ईएमएफ इंड्यूस होता है, इस प्रॉपर्टी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा सेल्फ इंडक्शन इसको बोला जाता है। अब सबसे पहले तो आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए, सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। हाँ जी, अब बेसिकली बात क्या होती है कि जैसे मान लीजिए फ्लक्स है, तो फ्लक्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई मानते हैं हम, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टोटल फ्लक्स इन द कोइल। तो व्हाट आई कैन से, जैसे करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स। अब मैं क्या कह सकता हूं, जैसे अगर मुझे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाना है तो मैं इसको लिख दूंगा L इंटू आई। दिस इज व्हाट, दिस इज द टोटल फ्लक्स इन द कोइल। और ये जो L आता है यही L होता है हमारा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या फिर इसका एक और नाम होता है जो जनरली यूज किया जाता है, इसका नाम होता है सेल्फ इंडक्टेंस। क्या नाम होता है, सेल्फ इंडक्टेंस। इसको मेजर जो करते हैं इसकी एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट बेटा वो हो जाएगी कितनी, हेनरी। इसको H से डिनोट करते हैं। दिस इज व्हाट, L बराबर सेल्फ इंडक्टेंस। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस प्रकार से फाई टी बराबर टोटल फ्लक्स जो होता है वो L इंटू आई होता है। अगर आपको फ्लक्स निकालना हो सीधा सीधा करंट को L से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड यू विल गेट सेल्फ इंडक्टेंस। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, तो अब मैं आपके सामने यहाँ पे एक केस लूंगा। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने पहले पढ़ा था क्या, सोलेनोइड। तो मैं सोलेनोइड के अंदर अगर सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में बात करूं, सोलेनोइड के अंदर है ना, सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में बात करूं, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सोलेनोइड यहाँ बनाऊंगा। लो भैया बहुत ही बढ़िया, हमने एक सोलेनोइड बनाया है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर है ना। ऐसा सोलेनोइड हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है। अब इसमें इससे कुछ करंट जाएगा, हाँ भाई करंट जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसका फ्लक्स लिखना है। तो इसका फ्लक्स हो जाएगा साहब कितना, L इंटू आई। हाँ भाई समझते हैं हम लोग, यहाँ पे हमें यहाँ पे L निकालना है। तो एक्चुअली हम लोग क्या करने वाले, बात को ध्यान समझना बेटा। फ्लक्स क्या हो जाएगा इसका, देखो किसी भी सोलेनोइड के अंदर हम लोग लिखते हैं n, स्मॉल n। ये क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। भाई पर यूनिट लेंथ कितने नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे आ रहे हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब मेरी बात समझना, अब एक पर्टिकुलर टर्न से कितना फ्लक्स निकला उसको जानने के लिए हमने क्या करा, देखो एक पर्टिकुलर टर्न से कितना फ्लक्स निकलेगा, B इंटू एरिया, सही है ना, मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, दिस इज फ्लक्स। यही निकालना है हमें। तो भैया B कितना आएगा, एक का आएगा म्यू नोट एन आई। तो एक कोयल से कितना निकल रहा है, कितना, म्यू नोट एन आई। एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अबे ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, तो टोटल लेंथ अगर मान लीजिए L दे रखी है इसकी, तो N इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो मल्टीप्लाई बाई L अगर कर देंगे तो N इंटू L हो जाएगा। दिस इज व्हाट, दिस इज फ्लक्स। और ये किसके बराबर है, ये L इंटू आई के बराबर है। अबे सही है ना, ये किसके बराबर है, L इंटू आई के बराबर है। ये हमें समझ में आता है यहाँ पे। अब देखो, अब एक्चुअली क्या है ना, यहाँ से I से तो I उड़ा देंगे हम लोग, है ना। तो एक्चुअली हम लोगों को यहाँ पे क्या निकालना है, L निकालना है। तो I से तो I उड़ जाएगा, तो बचेगा क्या, अगर आप ध्यान से देखो तो ये बचेगा म्यू नोट एन एन, एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इनटू L। दिस इज व्हाट, दिस इज सेल्फ इंडक्टेंस। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा ये पूरा क्वांटिटी हमने लिख दी है यहाँ पे, मैं दोबारा रीचेक कर रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नोट एन आई, सही बात है। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, सही बात है भाई। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं,
number of turns per unit length which is n multiply by total length which is L. This equals to L into I. L is the self inductance और I is the current. करंट से करंट को मैंने उड़ा दिया है, जो L बचेगा अपने पास में बचेगा म्यू नॉट n स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एल। ओहो सर, अब ये पाई आर स्क्वायर इंटू एल है सर, ये क्या है? ये भैया वॉल्यूम है। भाई पाई आर स्क्वायर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है एरिया, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, लेंथ है, तो वॉल्यूम हो गया। तो व्हाट आई कैन राइट, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ म्यू नॉट एन स्क्वायर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनोइड। गेटिंग माय पॉइंट? इस पर्टिकुलर सोलेनोइड का ये सेल्फ इंडक्टेंस होता है, ये एल लिखा हुआ है, इसको हम लोग हेनरी में मेजर करते हैं। सही बात है। तो बेटा इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। हाँ भाई, तो अब मैं आपके सामने एक और लेने वाला हूं यहाँ पे केस, सेल्फ इंडक्टेंस इन केस ऑफ टोरॉइड। अभी हमने किसकी बात करी थी? अभी हमने सोलेनोइड की बात करी थी। अब हम बात करेंगे टोरॉइड की। भाई साहब टोरॉइड क्या होता है? मैं दोबारा बना देता हूँ जल्दी से, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हम लोगों ने बात करी थी कि लॉन्ग सोलेनोइड हो, अगर कोई आइडियल सोलेनोइड हो तो भैया उसी को पकड़ के घुमा दो। उसको घुमाने से तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ ना मिलेगा भैया, टोरॉइड मिलेगा। ऐसे घुमा दो घुमा दो घुमा दो घुमा दो घुमा दो घुमा दो, ऐसे ऐसे घुमा दो इसको। आई मेरी बात समझ में? ऐसे 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 कर 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 घुमा के घुमा दो। बहुत शानदार इस तरह बना दिया हम लोगों ने। करंट एंटर करा और करंट बाहर निकला, ठीक है। ऐसे करंट इसमें एंटर किया और ऐसे करंट इसमें से बाहर निकला है। टोरॉइड है, बढ़िया है, शानदार है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आता है? हाँ भाई आता है। बात करनी है सेल्फ इंडक्टेंस की। क्या होता है भाई साहब? होता है फ्लक्स बराबर एल इंटू आई। अबे सही है ना? तो फ्लक्स क्या होता है भाई साहब? फ्लक्स अगर लिखना पड़ेगा तो लिखना पड़ेगा बी मल्टीप्लाई बाई एरिया इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। सही है कि नहीं है? अबे सही है ना? पक्का ना? तो बी कितना होता है? बी इसका भी हो जाएगा साफ, कितना? म्यू नॉट, कितना होता है बी? म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन 2 पाई आर। ये होता है टोरॉइड के अंदर, जो हम लोगों ने मैग्नेटिज्म में पढ़ा था। एक्चुअली मैंने इसको भी, टोरॉइड का भी जो मैग्नेटिक फील्ड था वो म्यू नॉट एन आई ही बोला था। उसको बोलने के पीछे मेरा कारण ये था कि जो म्यू नॉट एन आई होता है वहाँ पे होता है म्यू नॉट कैपिटल एन अपॉन आई 2 पाई आर। ये रिजल्ट आता है मैग्नेटिक फील्ड का। तो जो कैपिटल एन डिवाइड बाय 2 पाई आर होता है बेटा, ये कैपिटल एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ, तो ये आ चुका है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अबे आ रही है बात समझ में? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यहां भी वही हो रहा है। अब एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। बहुत ही साहब शानदार साहब। ये आर और ये आर में फर्क है, समझना बात को। एक्चुअली क्या रहा है? ये तो पूरे इसकी लेंथ आर है, ये आर कौन सा हो जाएगा? अगर मान लीजिए इसको मैं काट डालू, जैसे मान लीजिए कि भाई अब ये पाइप है, ऐसे घुमा हुआ पाइप है, अगर मैं इसे काट डाला तो पाइप का जो रेडियस है ना, पाइप का जो प्रॉपर रेडियस होगा ये वो आर है। तो इसको मैं एक्चुअली आर ना बोलते हुए इसको मैं आर नोट बोलूंगा। क्या बोलूंगा? आर नोट। समझ में आ रही है मेरी बात? एक्चुअली ये वाला रेडियस है, ये वाला, इसका रेडियस है आर नोट। अबे ठीक है ना? पाइप की क्या मोटाई है? वो है ये इनटू कैपिटल एन। तो बेटा सॉल्व करने पे ये कितना आया? देखो ध्यान से, म्यू नॉट कैपिटल एन का स्क्वायर, पाई से पाई उड़ा दो, आर नोट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r इनटू आई। दिस इज व्हाट? दिस इज फ्लक्स, टोटल फ्लक्स इन द टोरॉइड। तो भैया बाय कंपेयरिंग, अगर मैं कंपेयर करूंगा तो ये एल आई के बराबर होता है। इसका मतलब जो एल है वो है म्यू नॉट एन स्क्वायर आर नोट के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r के बराबर है। कृपया चमत्कारी लोग मत बनिएगा, इस आर से इस आर को मत उड़ा दीजिएगा। अबे ये आर तो रेडियस ऑफ ये है पूरा गोला,
ये आर नोट है भैया उस पाइप की चौड़ाई, पाइप का रेडियस, चौड़ाई नहीं, चौड़ाई तो 2r हो जाएगा, 2r नोट, उसका रेडियस है r नोट। अबे आ रही है ना बात समझ में? तो भाई साहब ये हम लोगों ने क्या लिखा, टोरॉइड के बारे में यहाँ पे केस लिख लिया है, ठीक है। तो इसको प्लीज नोट डाउन कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से। हाँ जी, तो प्लीज क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। हाँ भैया, इसे पूछा क्या गया है सवाल के अंदर कि फाइंड आउट द टाइम एट विच ईएमएफ इज जीरो, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जीरो। तो अपने को करंट जो दे रखा था वो क्या दे रखा था, वो दे रखा था टी स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस टी, यही है, मैं कंफर्म कर लेता हूँ। तो टी स्क्वायर ई की पावर माइनस टी है अपने को सवाल में करंट दे रखा है, सही है, सही बात है। तो हमसे क्या पूछा गया है कि भैया इसमें इंड्यूस ईएमएफ जीरो हो जाएगी। आई मेरी बात समझ में? सर इंड्यूस ईएमएफ जीरो हो जाएगी, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, अभी तक सुना ही नहीं। मैं समझाता हूँ आपको बेटा, ईएमएफ होती क्या है, ईएमएफ क्या होती है बेसिकली, ईएमएफ होता है माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी, सही बात है। अबे सही है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जरा ध्यान समझना इसको। तो ईएमएफ होती है माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी। अब डी फाइव कितना है, माइनस एल डी आई बाई डी टी, क्योंकि फाइव क्या होता है, एल इंटू आई, एल बाहर ले ले डी आई बाई डी टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट भाई साहब। आने वाला चैप्टर पूरा पूरा इसी पे डिपेंडेंट है अपना। E बराबर एल डी आई बाई डी टी, वेर एल इज द सेल्फ इंडक्टेंस, डी आई बाई डी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल। अरे बात समझ में आ रही है ना? तो भैया ये तो E निकाल लिया हम लोगों ने। अब यहां से हमें क्या बोला गया है कि E ही जीरो है, इसका मतलब डी आई बाई डी टी इंटू एल इज जीरो। इसका मतलब एल वेल तो भैया पता नहीं कहां पर है, पर डी आई बाई डी टी इज जीरो। अब गेटिंग माई पॉइंट? भैया एल तो साइड में डाल दो, साइड में मतलब जीरो के लिए चले जाओ, लेकिन बचेगा क्या, डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी इज जीरो। अब डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इस आई को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो भैया इसको डिफरेंशिएट कीजिए चेन रूल लगाकर। तो एक मैं लिख देता हूं पहले, डी बाई डी टी टी स्क्वायर ई की पावर माइनस टी, ठीक है। तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा, पहले किसको करूंगा, टी स्क्वायर को। कितना आएगा, पहले ई की पावर माइनस टी को एज इट इज छोड़ दो और टी स्क्वायर को कर दो 2t। उसके बाद टी स्क्वायर को एज इट इज छोड़ दो, सही है ना, और ई की पावर माइनस टी का डिफरेंशिएशन लिख दो, ई की पावर माइनस टी इंटू माइनस, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। अबे सही है ना बेटा, ये कॉमन लेके इसको नीचे ले जाओ उधर, तो क्या बचेगा, ओनली 2t माइनस टी स्क्वायर बराबर जीरो। यहां से t आएगा, एक तो जीरो और एक 2 सेकेंड। तो t बराबर जीरो पे भी ईएमएफ जीरो होगा और t बराबर 2 सेकेंड पे भी ईएमएफ जीरो होगा। अभी बात समझ में आ रही है ना? पक्का आया कि नहीं आया? तो भैया ये पूरा खेल है जो हमें समझ में आना चाहिए यहाँ पर। उसके बाद आप इसको नोट डाउन कर लीजिए ढंग से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं जल्दी से, ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। हाँ भाई, तो क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, सवाल में क्या बोल रहा है हमें, उन्होंने बोला है कि सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो 10 मिली हेनरी दे रखा है हम लोगों को, 10 मिली हेनरी, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने बोला है जो करंट है वो 2 एम्पियर है। तो बेटा इसने एक और बात बोली है कि 3 सेकेंड में जो करंट है वो अपने डायरेक्शन चेंज कर लेता है, मतलब अगर वो भी ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज तो फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा 3 सेकेंड में। तो मुझे क्या बताना है यहाँ पे, ईएमएफ बताना है इंड्यूस। बहुत सिंपल है, ईएमएफ क्या होती है, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड होता है एल डी आई बाई डी टी। अबे सही है ना, पक्का ना? तो बेटा एल कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मिली है ना, इसीलिए। उसके अलावा डेल्टा आई
चेंज इन करंट, तो पहले 2 था, बाद में भी 2 रहा, डेल्टा ए 0 हो गया। अबे नहीं भैया, डायरेक्शन बदलने का मतलब वो होता है, अभी वो ऐसे घूम रहा है तो फ्लक्स अगर इधर आएगा, जब वो ऐसे घूमेगा तो फ्लक्स उधर जाएगा। तो चेंज इन फ्लक्स जो होगा, अगर मान लीजिए पहले अपन ने I2 लिखा तो अगली बार -2 रखेंगे, तो वो चेंज हो जाएगा 2 ऑफ -2। सही बात है ना, 2 माइनस ऑफ -2 डिवाइड बाय टाइम कितना लगा, चेंज इन करंट अपॉन टाइम लगा 3 सेकेंड। तो इस प्रकार से इसको हम सोल्व कर सकते हैं, और सोल्व करने के बाद हम लोगों को यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 4/3 इंटू 10⁻⁻2 वोल्ट। दिस इज द EMF इंड्यूस्ड। गेटिंग माई पॉइंट। तो बेटा सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, क्या बताऊं मैं इसके अंदर। LdI/dt है, चेंज इन करंट अपॉन टाइम लिख दो, क्या है इसके अंदर, लल्लू सवाल है बिल्कुल, करो इसको, लिखो भैया, है ना। और इस लेक्चर को अपन आज यहीं समाप्त करते हैं, नए लेक्चर में मिलेंगे लेक्चर नंबर 11 के अंदर। थैंक यू सो मच, आते रहिए, सीखते रहिए EMI।